नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम कर रही हूँ। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जीएस घुरिये के लाइफ स्केच को देखा था, उनकी मेथडोलॉजी को देखा था, उनके एंडोलॉजिकल अप्रोच को देखा था। पर इन्होंने जो और इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिए हैं, जिसमें कास्ट की स्टडी है, जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब की स्टडी है, उनको भी हम वन बाय वन कवर करेंगे। और उसके संदर्भ में आज मैंने जीएस घुरिये के कास्ट के स्टडी को लेकर के मैं यहाँ पर आई हूँ। तो आप सभी ने देखा है, आप सभी ने ये जो जीएस घुरिये का जो मैं यहाँ पर स्क्रीन पे लगाई हूँ वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब हम जिसको हम लोगों को पढ़ना है वो है उनके कास्ट की स्टडी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। होप आपको पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। जीएस घुरिये, इनके लाइफ स्केच को हम लोगों ने पहले से देखा है तो अगेन हम नहीं देखेंगे। अब देखते हैं कि कास्ट इन इंडिया, इस पे इनकी स्टडी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। मैं जब ये नोट्स बना रही थी तो मैंने जीएस घुरिये के ओरिजिनल किताब को देखा था। ओरिजिनल किताब का सहारा लेकर के ही मैंने ये इस नोट्स को प्रिपेयर किया है। तो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में इनकी ये स्टडी है। मतलब मैं जब पढ़ रही थी किताब को तो मैंने यही सोचा था, फिलहाल मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें मैं यही देख रही थी कि कितना डीपली स्टडी किया है उन्होंने जब वो भारत के कास्ट सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे थे। और आप जानते हैं कि उनका जो अप्रोच है वो है इंडोलॉजिकल अप्रोच। मतलब कि जो भारत के एपिक्स रहे होंगे, जो धर्म ग्रंथ रहे होंगे, जो हिस्टोरिकल जो किताबें रही होंगी, मतलब हिस्टोरिकल जो चीज़ें रही होंगी, उनका सहारा लेके, भारत के धर्म ग्रंथों का सहारा लेकर के, जो ट्रैवलर्स की राइटिंग है उनका सहारा लेकर के ही उन्होंने अलग अलग स्टडी किया है। तो उनकी इस कास्ट की स्टडी किया है और बहुत ज़्यादा उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया के कास्ट सिस्टम का कंपैरेटिव भी स्टडी किया है। तो इसलिए हम इनके स्टडी को कंपैरेटिव, हिस्टोरिकल और इंडोलॉजिकल तीनों कह सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी भी है, हिस्टोरिकल स्टडी भी है और इंडोलॉजिकल स्टडी भी है। इनकी जो बुक है वो है इनकी जो मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ, इनकी जो बुक है वो है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। जो मैंने जीएस घुरिये के राइटिंग्स पूरे दिए थे उसमें ये किताब मैंने मेंशन की थी, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जो कि 1932 में पब्लिश हुआ है। इस बुक में पहले मैं सिर्फ इस किताब के बारे में बताना चाहूँगी जिसमें पूरे कास्ट सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया है। उसमें और क्या क्या डिस्क्राइब किया गया है तो फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम के फीचर्स को डिस्क्राइब किया गया है। नेचर ऑफ द कास्ट ग्रुप के क्या नेचर हैं उसको डिस्क्राइब किया गया। कास्ट थ्रू द एजेस, रेस एंड कास्ट, एलिमेंट्स ऑफ द कास्ट आउटसाइड इंडिया, ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट एंड ब्रिटिश रूल एंड कास्ट एंड नेशनलिज्म, शेड्यूल्ड कास्ट एंड कास्ट इट्स रोल। इतने चीज़ों को इन्होंने अपने बुक में डिस्क्राइब किया है। तो हमको जो यहाँ पर पढ़ना है इस वीडियो में पर्टिकुलरली जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम। क्या क्या पढ़ेंगे हम? ये पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ थोड़ा बहुत हम जानेंगे ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम। मैंने बताया ना कि इनकी किताब बहुत डिटेल में है, मतलब क्या गजब काम किया है। अब पता नहीं वैसे काम होते हैं कि नहीं होते हैं। बहुत कुछ किताब को पढ़ने के बाद से प्रेरणा मिली कि किस तरह से हमको अपने रिसर्च को करना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट्स को मैं लेकर के यहाँ पर आगे बढ़ूंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। जो उन्होंने बताया कि ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम का क्या ओरिजिन है, तो ओरिजिन में भी बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने लिखा था। मैं कुछ ही पॉइंट्स को लेके आई हूँ कि इंडो आर्यन कल्चर आर नॉट ओनली द अर्लीस्ट बट कंटेन द फर्स्ट मेंशन एंड कंटिन्यूस हिस्ट्री ऑफ द फैक्टर्स दैट मेक अप कास्ट। कहा जाता है जो इंडो आर्यन कल्चर है इसने ही सबसे पहले कास्ट को जन्म दिया था। ठीक है, आज जैसा कास्ट है वैसा नहीं, उस समय कास्ट के जो फीचर्स थे, उस समय जो कास्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स थे इंडो आर्यन कल्चर के टाइम पे वो बिल्कुल अलग थे।
In his book Caste and Race in India, he agrees with Sir Herbert Riesle. ये अपनी किताब में जीएस घुरिये अपनी किताब में हर्बर्ट रीजले से सहमति दिखाते हैं। क्या सहमति है इनकी? इनकी सहमति है कि कास्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेस, कि कास्ट जो है वो रेस का प्रोडक्ट है। मतलब कि हमारे यहाँ पहले प्रजाति आई होगी, रेस आया होगा, ठीक है, रेस आया होगा, और इस रेस से ही क्या जन्म लिया होगा? कास्ट जन्म लिया होगा। तो ये चीज बोलते हैं, इस चीज से वो एग्री करते हैं। एंड घुरिये कंसिडर इट एज अ अनफॉर्चुनेट दैट कास्ट सिस्टम इज मोस्टली अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ ब्राह्मणिक डोमिनेशन। जब भी हम कास्ट की स्टडी करते हैं, हम इसको ब्राह्मणिक डोमिनेशन से स्टडी करते हैं। ब्राह्मणिक मतलब कि जो ब्राह्मण की सर्वोच्चता है, ठीक है, जो ब्राह्मण्स की सर्वोच्चता है, हम उसको इस कास्ट सिस्टम में देखते हैं। बल्कि ये कहते हैं कि ये अनफॉर्चुनेट है कि हम इसको सिर्फ ब्राह्मणिक डोमिनेशन से देखते हैं, ऐसा बल्कि नहीं है। आगे देखते हैं कि कास्ट हैज गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ चेंज इन इंडियन हिस्ट्री। अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो हमें भारत के इतिहास में जो कास्ट सिस्टम है वो बदलता नजर आता है। मतलब हमेशा जो कास्ट सिस्टम है वो हमारा बदलता हुआ नजर आएगा। ये है चेंजेस, हमेशा परिवर्तन में रहा हमारा कास्ट सिस्टम। जैसे कि वैदिक पीरियड की अगर बात किया जाए तो कास्ट वॉज द प्रोडक्ट ऑफ रेस। कास्ट जो था वो रेस का प्रोडक्ट था, प्रजाति का प्रोडक्ट था। प्रजाति में आप जानते हैं कि जब हम रंग के आधार पे, ठीक है, हम बनावट के आधार पे, बायोलॉजिकल फीचर्स के आधार पे जब हम एक समूह को दूसरे समूह से अलग करते हैं तो वो रेस कहलाता है। तो पहले हमारे यहाँ रेशियल डिफरेंसेस रहे होंगे, और रेशियल डिफरेंसेस होने के बाद से ही ये क्या शुरू हुआ होगा? फिर ये कास्ट आया होगा। तो वैदिक पीरियड में कास्ट जो था, जो जाति थी, वो प्रजाति का ही एक प्रोडक्ट था। प्रजाति से ही जाति बना। और ड्यूरिंग वैदिक पीरियड हम देखते हैं कि आर्यन डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स फ्रॉम द नॉन आर्यन जस्ट इन टर्म्स ऑफ कलर। तो हमेशा से हम डिफरेंस देखते हैं आर्यन वर्सेस नॉन आर्यन के बीच में, ठीक है, आर्यन वर्सेस नॉन आर्यन के बीच में हम डिफरेंसेस देखते हैं। तो जो वैदिक पीरियड था, इसी आर्यन और नॉन आर्यन के बीच में जो डिफरेंस रहा होगा वो किस चीज को लेकर के डिफरेंस रहा होगा? कलर को लेकर डिफरेंस रहा होगा, कलर को लेकर के डिफरेंस रहा होगा। आर्यन नेवर इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स एज ब्राह्मण्स और सुपीरियर रेस। पर आर्यंस जो थे वो अपने आप को कभी भी सुपीरियर रेस नहीं समझे। आज हम उनको सुपीरियर रेस समझते हैं, पर जो आर्यंस थे उस टाइम पे वो कभी अपने आप को सुपीरियर रेस नहीं समझे। बहुत सारे रेस थे, उसका एक हिस्सा था ये। मतलब कई सारे रेस थे तो उसमें एक रेस आर्यंस भी थे, ऐसा घुरिये ने लिखा है। आर्यन सोसाइटी प्रैक्टिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन कास्ट नेम वर एलोकेटेड टू डिफरेंट ग्रुप्स। जिस घुरिये क्या कहते हैं कि जो आर्यन सोसाइटी थी हमारे यहाँ की, आर्यन सोसाइटी में बहुत तरह तरह के ऑक्यूपेशन थे, ठीक है। उन्हीं ऑक्यूपेशन मतलब कोई आर्टिसंस का काम करता था, कोई एग्रीकल्चर का काम करता था, कोई सेवक का काम करता था, कई तरह के ऑक्यूपेशन थे। और इन्हीं ऑक्यूपेशन से धीरे धीरे कास्ट ग्रुप निकला। देयरफॉर आर्यन सोसाइटी हैड क्या क्या थे? आर्किटेक्ट्स थे, पीजेंट्स थे, वॉरियर्स थे, आर्टिसंस थे, ये सारे लोग थे आर्यन सोसाइटी में। तो आर्यन सोसाइटी से में अलग अलग कास्ट थे। किस आधार पे ये कास्ट थे? ऑक्यूपेशन के आधार पे थे। जिनका जैसा पेशा होता था वैसा वो कास्ट ग्रुप बन गया था। ऐसा नहीं था कि इंफीरियरिटी हो और सुपीरियरिटी हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। When the Aryans came in India at that time, there were different racial categories present. जब माना जाता है कि जब आर्यंस हमारे देश में आए थे उस टाइम पे ऑलरेडी बहुत तरह के कास्ट हमारे यहाँ थे। हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत तरह के रेस थे हमारे यहाँ। उन सभी रेस में
एक रेस आर्यंस भी आ गए। एंड इंडिया वॉज नॉट द होम लैंड ऑफ वन रेशियल ग्रुप, आर्यंस एडवेंट एडेड वन मोर रेस टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वंस। कहा जाता है कि इंडिया को, भारत में बहुत सारे प्रजातियों का ये घर था और आर्यंस ने आकर के उसमें एक संख्या ही बढ़ाने का काम किया है। मात्र ये नहीं कि आर्यंस पहले रेस या पहले रेस को स्टैब्लिश यहाँ पर किए, ऐसा नहीं है। आर्यंस के पहले भी, आर्यंस के टाइम भी हमारे यहाँ बहुत सारे रेस थे। वैसे तो आर्यंस इन्वेजन थ्योरी बहुत ज़्यादा, मतलब मोस्ट जो कन्फ्लिक्टेड, मोस्ट डिस्प्यूटेड थ्योरीज में से आर्यंस इन्वेजन थ्योरी है। कोई कहता है कि आर्यंस बाहर से आए, कई जगह प्रूफ हो चुका है कि नहीं, आर्यंस बाहर के नहीं आए, वो यहीं के थे। तो इस पे अलग अलग थ्योरीज है, मैं उस पे नहीं जाऊंगी। मैं बस जो जीएस घूरे का कंट्रीब्यूशन है मैं उसको यहाँ पर बता रही हूँ कि एट द टाइम ऑफ आर्यन कल्चर नो कास्ट वॉज सुपीरियर और इंफीरियर, मीन्स कास्ट वॉज नॉट अ हेरार्कियल एक्सप्लोटेटिव सिस्टम। अब समझ में आया कि घूरिये ने बताया है कि आर्यन कल्चर के समय, जब हमारे देश में आर्यन कल्चर था, उस टाइम पे हेरार्की नहीं थी। ठीक है, कोई भी हेरार्की नहीं थी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा सोसाइटी अलग अलग लेवल्स पे बटा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक कास्ट जो है वो सुपीरियर है और कोई एक कास्ट इंफीरियर है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, नोबडी वाज सुपीरियर एंड नोबडी वाज इंफीरियर। अब क्या होता है कि घूरिये पॉइंट्स आउट दैट कास्ट वाज कंसिडर्ड एज अ सेंट्रल टू ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन आर्यन सोसाइटी। आर्यन सोसाइटी में कास्ट एक रूप, किस रूप में था? एक था जो डिवीजन ऑफ लेबर के रूप में। मैंने बताया कि कास्ट किस रूप में था? कास्ट ऑक्यूपेशन के रूप में था। अलग अलग ऑक्यूपेशन, अलग अलग कास्ट ग्रुप, तो जस्ट एक डिवीजन ऑफ लेबर को शो करता था, श्रम विभाजन को शो करता था कि जो कोई इस पर्टिकुलर काम को करेगा, जो एक्सपर्ट होगा वो इस पर्टिकुलर काम को करेगा, जो इधर एक्सपर्ट होगा वो उस पर्टिकुलर काम को करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि जो रिलीजियस थ्योरीज पे काम कर रहा है वो सुपीरियर है, जो सेवक का काम कर रहा है वो इंफीरियर है, जो बिजनेस का काम कर रहा है, जो आर्टिसंस है, जो पीजेंट्स है वो नीचे हैं, आर्टिसंस ऊपर हैं। ऐसा कुछ भी हेरार्कियल नहीं था। तो जो हेरार्कियल नहीं था तो एक्सप्लॉयटेटिव नहीं था, मतलब शोषणकारी व्यवस्था भी नहीं थी। तो आर्यंस के समय कास्ट जो था वो शोषणकारी व्यवस्था के रूप में नहीं थी, ऐसा घूरिये बोलते हैं। Elements of the caste radiated from northern India to other parts because of interpersonal relationships developed between the Aryans and indigenous communities through communication and warfare। अब क्या बात हो रही है कि जो, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, और ये साउथ इंडिया है। अब हो रहा है कि नॉर्दर्न इंडिया से ये सदर्न इंडिया में जो आर्यंस फैले वो कैसे हुए? तो एक तरफ आर्यंस थे, एक तरफ इंडिजीनियस लोग थे। इंडिजीनियस मतलब यहाँ के नेटिव, ठीक है, इंडिजीनियस थे। अब आर्यंस और इंडिजीनियस में आपस में इंटरैक्शन हुआ। कैसे हुआ? कम्युनिकेशन हुआ या वार हुआ, मतलब युद्ध हुआ या आपस में कम्युनिकेशन हुआ। और इस तरह से दोनों के मध्य, किसके किसके मध्य? आर्यंस और जो यहाँ के नेटिव थे, इंडिजीनियस लोग थे, उनके बीच में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ दिखाई देता है, जैसा घूरिये ने कहा है। आगे हम देखते हैं। तो ये तो जो मैंने बताया वो था ओरिजिन ऑफ कास्ट, कि किस तरह से कास्ट का ओरिजिन हुआ होगा। तो पहले हमारे यहाँ रेस रहा होगा, रेस से कास्ट बना, और कास्ट जो था वो जस्ट एक ऑक्यूपेशन के रूप में था। अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पे अलग अलग ऑक्यूपेशन थे और अलग अलग ऑक्यूपेशन को करने वाले अलग अलग कास्ट ग्रुप था। इस तरह से कास्ट बना। अब मैंने पहले ही बताया था कि हम फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम पढ़ेंगे, कि जो घूरिये ने कास्ट क्या फीचर्स दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि घूरिये ने कास्ट के 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिए। ठीक है, 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या दिए? पहला दिया सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, समाज का खंडीय विभाजन। मतलब कास्ट का पहली विशेषता है समाज का खंडीय विभाजन। दूसरी विशेषता है हेरार्की, ठीक है, श्रेणीबद्धता। तीसरी विशेषता है सिविल एंड रिलीजियस डिसएबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस, मतलब विभिन्न उपभागों की नागरिक तथा असमर्थताएं तथा विशेषाधिकार।
चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है लैक ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। पांचवा है रिस्ट्रिक्शंस ऑन फूड्स, ड्रिंक्स एंड सोशल इंटरकोर्स, मतलब भोजन तथा सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण। और छठा है एंडोगैमी, जिसको हम अंतर्विवाही भी कहते हैं। तो ये कास्ट के फीचर्स हैं। अब एक एक करके हम आगे फीचर्स की ओर बढ़ेंगे। पहला है सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। पहली विशेषता जो जीएस घूरिये बताते हैं वो बताते हैं सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी का समाज में खंडीय विभाजन। मतलब क्या होता है कि बेसिकली हॉरिजॉन्टल इन कैरेक्टर, ये हॉरिजॉन्टल कैरेक्टर का है। द कास्ट सोसाइटी वॉज नॉट अ होमोजीनियस सोसाइटी। जो कास्ट सोसाइटी थी वो होमोजीनियस सोसाइटी नहीं थी। होमोजीनियस मतलब एक जैसी, एक समान। जाति समाज जो था वो समरूप समाज नहीं था, एक जैसे नहीं था। क्या था? इट वॉज अ सोसाइटी इन विच डिफरेंट ग्रुप्स वर डिस्टिंग्विश बाय देयर ओन डिस्टिंक्टिंग फीचर्स। मतलब बहुत सारे ग्रुप्स थे, अलग अलग ग्रुप्स थे, और हर ग्रुप्स की, जैसे ये मान लीजिए अलग अलग ग्रुप्स हैं, और हर ग्रुप्स की अपनी अपनी विशेषता थी, अपने अपने डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे। ठीक है। These castes were in the form of groups that had their own developed life. Membership was not determined by election but by birth, unlike voluntary organizations and classes. क्या था कि जो मेंबरशिप था एक जाति का वो धीरे धीरे बाय बर्थ पे आ गया। मतलब जो जिस जाति में जन्म लिया वो उस जाति का सदस्य हो गया। ठीक है। ये जातीय समूह के रूप में थी जिनका अपनी सुविकसित जीवन होता था। मतलब हर जाति का अपना एक सुविकसित जीवन होता था, जिनकी सदस्यता स्वैच्छिक संगठनों तथा वर्गों के विपरीत चुनाव से नहीं अपितु जन्म से निर्धारित होती थी। ये नहीं होता था कि हम जिस जाति में पैदा हो गए हम उस जाति के सदस्य नहीं मन करे हम दूसरी जाति के सदस्य बन गए, ऐसा नहीं था। हम जिस जाति में जन्म ले लिए हम उसी जाति के सदस्य रहेंगे। मतलब जब इन्होंने जो स्टडी की है तो पहले ही बताया ना कि जो कास्ट सिस्टम था इंडिया का वो चेंज होता गया है, जैसे जैसे समय आया है वैसे वैसे परिवर्तनशील होते गया है। इसलिए हम पढ़ते हैं कि कास्ट कैसे क्लास में चेंज होते चला गया, कैसे जाति व्यवस्था जो है वो वर्ग व्यवस्था में जन्म लेती चली गई। आगे ये बताते हैं कि उन्होंने कास्ट पंचायत का बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। इन्होंने बताया कि जब ये मेंशनिंग द डिटेल्स ऑफ कास्ट पंचायत ऑफ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के कास्ट पंचायत का स्टडी किए। मतलब बताया ना मैंने कि इन्होंने साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का पूरा कंपैरेटिव स्टडी कर लिया। तो इन्होंने महाराष्ट्र के कुछ रीजन को, गुजरात के, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, सबका इन्होंने स्टडी किया। तो घूरिये said that their caste was a group which was separate from the whole community, had a special arrangement to provide justice to its member। क्या बोलते हैं कि जब महाराष्ट्र की जाति पंचायतों का विस्तार से उल्लेख करते हुए घूरिये बताते हैं कि जाति एक ऐसा समूह था जिसका समूचे समुदाय से पृथक, जिसका वह अंग थी, अपने सदस्यों को न्याय प्रदान करने का एक विशेष प्रबंध था। मतलब कि हर जाति में एक पंचायत होती थी और उसी पंचायत के थ्रू उस जाति के सदस्यों को न्याय की व्यवस्था आवंटित की गई थी। मतलब उनको जस्टिस कैसे मिलेगा, उनको जजमेंट कैसे केस मिलेगा। तो हर कास्ट का एक कास्ट पंचायत सिस्टम होता था, आप जानते हैं वो भी उस पंचायत सिस्टम का ही काम होता था जजमेंट का। तो आपने पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा वो पढ़ा सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। तो किस तरह से सेगमेंटल डिवीजन दिखा है हमें, ये वर्टिकल नहीं दिख रहा है, हमें ये सेगमेंटल दिख रहा है। अलग अलग सेगमेंट में खंडीय विभाजन है, अलग अलग सेगमेंट्स में बटा हुआ है हमारा समाज। एक सोसाइटी है तो उसमें ये जाति, ये जाति, ये जाति, ये जाति, ये जाति, ऐसे ऐसे करके बटा हुआ है, हेरार्कियल नहीं बटा है। अभी आगे जब वो बताते हैं अब इसमें कि खंडीय विभाजन भी है। अब इसी खंडीय विभाजन से कैसे हेरार्की बन रही है हम लोग अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हेरिडिटी। ठीक है, हेरार्की, श्रेणीबद्धता हम जिसको कहेंगे। श्रेणीबद्धता में हम देखते हैं
कि एवरीवेयर इन इंडिया देयर इज अ डेफिनेट स्कीम्स ऑफ सोशल प्रेसिडेंस अमंग द कास्ट विद द ब्राह्मण एज द हेड ऑफ द हायरार्की। भारत में हर जगह जाति के बीच में सामाजिक वरिष्ठता की एक निश्चित योजना है जिसमें ब्राह्मण पदानुक्रम के प्रमुख हैं। इसमें माना गया है कि सोसाइटी में हायरार्कियल है, ठीक है, ऐसे ऐसे लेवल में है और इस लेवल के टॉप में कौन है, बी मतलब ब्राह्मण्स। ऐसा देखने को जीएस घुरिये को मिलता है। एंड प्रोफेसर घुरिये हैज सेड दैट द मेन फीचर्स ऑफ कास्ट सोसाइटी इज द प्रेजेंस ऑफ हायरार्कियल सिस्टम, कि हमारा जो ये हायरार्कियल सिस्टम है वही इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कास्ट सिस्टम का। कास्ट सिस्टम, कास्ट सोसाइटी का जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो है हायरार्कियल। अभी तक मैंने सेगमेंटल बताया, इसी सेगमेंटल में हायरार्की भी आ जा रही है। जैसे क्लास में हम बोलते हैं कि ये बच्चा इसमें, जैसे क्लास है, मान लीजिए क्लास में हम कहेंगे ना, कोई स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में स्ट्रांग है, कोई स्टूडेंट सोशियोलॉजी में स्ट्रांग है, कोई स्टूडेंट हिस्ट्री में अच्छा है, कोई स्टूडेंट ज्योग्राफी में अच्छा है। तो ये तो सेगमेंटल डिवीजन है। पर जब हम उसी में हायरार्की बनाने लगे कि मैथ्स वाला जिसमें बहुत अच्छा है उसको हायरार्की में टॉप पे रखा जाए, दैट इज हायरार्कियल डिवीजन। तो जब तक सेगमेंटल डिवीजन रहा सोसाइटी में कास्ट का वो तो ठीक था, पर यही जब हायरार्कियल आने लगा, हायरार्की तय होने लगी, नीचे से ऊपर की हायरार्की जब बनने लगी, तो यहीं से सिस्टम में दिक्कत आने लगी। आते कैसे एक्सप्लॉयटेटिव नेचर हो गया आपको सभी को पता है। आगे हम बढ़ते हैं कि ओनली इन सदर्न इंडिया, हमेशा से आप जब भी अलग अलग जब आप विशेषताएं पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे वो नॉर्दर्न इंडिया सदर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया सदर्न इंडिया को ऐसे एक्सप्लेन किए। मैंने कोशिश की है यहाँ पर डालने की भी कि ओनली इन सदर्न इंडिया द आर्टिसंस कास्ट हैव ऑलवेज मेंटेन अ स्ट्रगल फॉर हायर प्लेस इन द सोशल स्केल देन दैट अलाउड टू देम बाय द ब्राह्मणिकल अथॉरिटी। इससे पहले मैंने बताया कि भारत में ये एक जनरल रूल हमें दिखाई दिया कि हायरार्कियल सिस्टम है और उसमें ब्राह्मण को टॉप पे मान लिया गया एंड ऑल द कास्ट वर एक्सेप्ट दिस। सारे कास्ट इसको एक्सेप्ट किए भी थे कि यस ब्राह्मण्स आर ऑन द टॉप। बट यहाँ पर डिफरेंस कहाँ हमें दिखता है, यहाँ पर डिफरेंस हमें दिखता है सदर्न इंडिया के आर्टिसंस कास्ट में। इसको ध्यान रखिएगा, बीच बीच में आप इस तरह के एग्जाम्पल्स पुट करेंगे तो आपके आंसर्स में बल मिलेगा, आपके आंसर्स और स्ट्रांग होंगे। तो जो आर्टिसंस कास्ट है वहाँ वो देखता है कि वहाँ पर दिखता है कि ये आर्टिसंस कास्ट हमेशा से स्ट्रगल किया। किस लिए स्ट्रगल किया, उसी हायरार्की में टॉप पोजीशन को पाने के लिए। बाकी कास्ट, बाकी हर जगह बाकी कास्ट मान लिए कि नहीं ब्राह्मण्स जो हैं वो टॉप पे हैं, बट सदर्न इंडिया में जो आर्टिसंस कास्ट हमेशा से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहा है। किस लिए, उच्चतर स्थान प्राप्त करने के लिए, हायर अथॉरिटी को प्राप्त करने के लिए। एंड देयर इज नो डाउट एज टू द फैक्ट दैट द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रेट कास्ट डिस्प्यूट द सुपरमेसी ऑफ ब्राह्मण्स एंड दे told themselves to be equal in rank with them। उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो कोई संदेह नहीं है कि जो महान जाति, जिसे इसमें कम्मालन की बात हो रही है, कि सदस्य ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती देते हैं और वे अपने आप को पद में समान मानते हैं। किसके, ब्राह्मण्स के समान मानते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लिखा नहीं है, बट हायरार्कियल सिस्टम को भी आपको ये एक्सप्लेन समझना होगा कि हायरार्कियल सिस्टम क्या है। आप जानते हैं कि जितनी भी सोसाइटी में एक्टिविटीज़ हैं उनको 4 भागों में बांटा गया। कैसे, रिलीजियस एक्टिविटीज़ है, गवर्नेंस है, ठीक है, तीसरा मेंटेनेंस है और तीसरा मेनियल मतलब सेवक का काम। तो रिलीजियस काम दे दिया गया ब्राह्मण्स को, गवर्नेंस का काम क्षत्रिय को अलॉट कर दिया गया, मेंटेनेंस का काम वैश्य को अलॉट कर दिया गया एंड मेनियल मतलब सेवक का काम शूद्रास को अडॉप्ट किया गया। एंड इस तरह से हायरार्की बन गए एंड हायरार्की ऑलवेज डिटरमाइंस द रोल। ये हायरार्की रोल को डिफाइन करती है, रोल को डिटरमाइन करती है। मतलब हायरार्की पे जो जिस स्थान पे होगा उसके रोल भी उसी के हिसाब से तय होंगे। जैसे ब्राह्मण्स के रोल आगे तय होंगे, मैंने बताया कि ब्राह्मण्स के रोल रिलीजियस एक्टिविटीज़ को करने के लिए, क्षत्रिय के रोल गवर्नेंस को करने के लिए, वैश्य के रोल मेंटेनेंस करने के लिए, सोसाइटी में किस तरह से हर चीज़ का मेंटेनेंस हो सके, और जो सभी तीनों का जो सेवा देगा, तीनों को अपनी सेवा देगा, वो शूद्रास हो गए।
तो हमेशा से, और ये भी बात ध्यान रख ली कि द हायर द पोजीशन इन द हायरार्की द ग्रेटर इज द रोल एंड हायर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इस हायरार्की में जो सबसे ऊपर होगा, हायरार्की की बात हो रही है यहाँ पर, तो हायरार्की में जैसे जैसे ऊपर आदमी जाते जाएगा उसके रोल एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों बढ़ती जाएगी, ये बात बताया जा रहा है। एंड हायरार्की ऑल्सो डिटरमाइंस, हायरार्की और क्या दिखाती है, क्या दर्शाती है, दिखाती है दो चीज़ों को, एक लाइफ चांसेस को और दूसरा लाइफ रिसोर्सेस को। लाइफ चांसेस मतलब एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मतलब आपको शिक्षा का कितना अवसर मिल रहा है, आपको अच्छे स्वास्थ्य पाने का कितना अवसर मिल रहा है, आपको पोषण कितना मिल रहा है, ठीक है। आपको जितना ज़्यादा एजुकेशन में फ़ायदा होगा, जितना आपके हेल्थ की चीज़ें आपको मिलेंगी, जितना आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, आप हायरार्की में ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है। एंड लाइफ रिसोर्सेज मतलब आपका वेल्थ पावर कितना होगा, आपके पास पावर कितना होगा, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी होगी, उसके अकॉर्डिंग आप हायरार्की में ऊपर जाते जाएंगे। तो हायरार्की ये भी डिटरमाइंस करती है आपके लाइफ चांसेस को एंड आपके लाइफ रिसोर्सेज को। मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, थोड़ा अलग वे में इसको एक्सप्लेन किया है जीएस घुरिये ने। तो आगे बढ़ते हैं तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सिविल एंड रिलीजियस डिसएबिलिटीज। सिविल एंड रिलीजियस डिसएबिलिटी क्या है कि segregation of individual caste or of groups of caste in village is the most obvious mark of civil privileges and disabilities, and it has prevailed in a more or less definite form of all over India। जो हमें segregation दिखता है किस आधार पे? सिविल और रिलीजियस डिसेबिलिटीज के रूप में, वो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में हमें ये दिखाई देता है। कैसे? आगे हम देखते हैं वन बाय वन कि इन सदर्न India, as the matter of ceremonial purity and untouchability stands out distinct in the rigidity of these rules, कि पवित्रता और अपवित्रता के आधार पे जो हम लोगों ने पिछला पढ़ा कि पवित्रता और अपवित्रता के मतलब जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम शुरू कर रहे हैं सिविल एंड रिलीजियस डिसएबिलिटी, ये पूरा फोकस करता है प्यूरिटी एंड पोल्यूशन के कंसेप्ट पे। आपने कास्ट सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने प्यूरिटी एंड पोल्यूशन का कंसेप्ट पढ़ा होगा। ये पूरा प्यूरिटी एंड पोल्यूशन के कंसेप्ट पे डिपेंड करती है चीजें। इन नॉर्दर्न इंडिया जनरली इन महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र की बात हो रही है, मराठा कंट्री की बात हो रही है। उस टाइम पे जब घुरिये ने लिखा था तो वो मराठाई कंट्री थी, और तेलुगु एंड कैनरीज में मतलब कन्नड़ों में, ठीक है। ओनली द इम्प्योर कास्ट आर सेग्रीगेटेड एंड लिव इन आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेजेस। देखिए, इसको समझाने से पहले मैं एक बात कहूंगी कि आप भी जब अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो जैसे मैं छोटी थी, मैं गांव जाती थी तो मैंने देखा था कि कहा जाता था ये बभनाना है, ये ठकुराना है, मतलब ऐसे बोला जाता था। मतलब एक क्षेत्र विशेष में ब्राह्मण रहते थे, एक क्षेत्र विशेष में क्षत्रिय रहते थे, फिर तेलियाना है जैसे जहाँ पर तेली और बनिया वैश्य मतलब ज़्यादा रहते हैं, फिर हरिजन बस्ती है, ठीक है। इस तरह से सेग्रीगेशन रहता है, इस तरह से सोसाइटी में सेग्रीगेशन हमें दिखता है। यही ये पॉइंट मैं बता रही हूँ कि किस तरह से सेग्रीगेशन हमें सोसाइटी में देखने को मिला। तो नॉर्दर्न इंडिया में और मराठा, तेलुगु और कैनरीज रीजन में वहाँ पर इम्प्योर कास्ट को, सिर्फ इम्प्योर कास्ट को सेग्रीगेट कर दिया जाता था, और जो विलेज का आउटस्कर्ट्स एरिया मतलब जो बाहरी छोर है वहाँ पर वो रहते थे, ठीक है। कौन? अनटचेबल्स या जो इम्प्योर कास्ट हैं उनको वहाँ रखा जाता था। सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज बेसिकली केम फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन। आप लोगों ने पहले ही समझा कि ये प्यूरिटी और पॉल्यूशन से ही ये कंसेप्ट निकल करके आता है। And disabilities were for impure and polluted caste and privileges were for pure and higher caste। जो disabilities होती थी, निर्योग्यताएं होती थी, निर्योग्यताएं हमेशा impure caste के साथ या polluted caste के साथ जुड़ी रहती थी, और जो privileges थे, जो फायदा होता था, अवसर जो होता था, वो किससे जुड़ा हुआ होता था? वो हमेशा प्योर और हायर कास्ट से ही जुड़ा होता था। तो ये चीज़ आप समझे, ठीक है।
इसी को आगे मैंने एक्सप्लेन करते हुए और भी बताया जीएस घुरिये की ओरिजिनल किताब से लेकर के कि तमिलनाडु एंड मलयालम, तमिलनाडु और मलयालम में समटाइम्स विलेज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, विलेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड देखा जाता था। एक ब्राह्मण कास्ट या डोमिनेंट कास्ट। आप प्लीज जो मैंने संस्कृताइजेशन का पे नोट्स बनाया हुआ है, ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने जब संस्कृताइजेशन पढ़ा है तो उसमें मैंने डोमिनेंट कास्ट के बारे में भी बताया। डोमिनेंट कास्ट और ब्राह्मण अलग होते हैं। डोमिनेंट कास्ट मतलब कि एक किसी क्षेत्र विशेष में, एक किसी पर्टिकुलर रीजन में जो ग्रुप नंबर वाइज या पावर वाइज स्ट्रॉन्ग होती है वो डोमिनेंट कास्ट कहलाती है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है ऑक्यूपाइड बाय डोमिनेंट कास्ट और बाय ब्राह्मण्स, दोनों से की। तो एक वो क्षेत्र होता था, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही हमेशा डोमिनेंट रहे, कई जगह पर तो ब्राह्मण जो हैं वो माइनॉरिटीज में आ जाते हैं और बाकी समूह जो हैं वो हायरार्कियल स्ट्रक्चर में ऊपर आते हैं। जो मतलब हायरार्कियल स्ट्रक्चर में ब्राह्मण्स को कई जगह नीचे भी देखा गया क्योंकि वो डोमिनेंट कास्ट उन जगहों पे नहीं रहे। डोमिनेंट मतलब कि न ही संख्या के रूप में ज्यादा रहे, न ही शक्ति के रूप में ज्यादा रहे, न ही सत्ता के रूप में ज्यादा रहे। तो डोमिनेंट कास्ट अलग हो सकता है और ब्राह्मण्स अलग हो सकते हैं, पर ज्यादातर ब्राह्मण्स को डोमिनेंट कास्ट देखा गया है, पर हमेशा ऐसा नहीं है। तो तमिलनाडु और मलयालम जैसे राज्यों में देखा गया कि जो विलेज होते थे वो 3 हिस्सों में डिवाइड होते थे। एक हिस्सा में डोमिनेंट कास्ट या जो ब्राह्मण्स होते थे वो रहते थे, दूसरे में शूद्रास रहते थे एंड तीसरे में अनटचेबल्स रहते थे, जिनको हम पंचम्स या अनटचेबल्स कहते थे। इस तरह से गांव 3 हिस्सों में बटा था। इन ट्राइचिनोपोली डिस्ट्रिक्ट, ट्राइचिनोपोली जिसको त्रिचुनोपल्ली भी कहा जाता है, प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ करिएगा, गलत भी निकल सकता है। तो त्रिचुनोपल्ली डिस्ट्रिक्ट में क्या देखा गया कि विलेजेस हैव हाउसेस अरेंज्ड इन स्ट्रीट। जो गांव में जो रास्ता जाता था, स्ट्रीट जाता था, उसके किनारे किनारे घर बने होते थे। ब्राह्मण, शूद्रास एंड पंचम्स क्वार्टर्स आर सेपरेट। जो ब्राह्मणों का या शूद्रास का या पंचम जिसको हम अनटचेबल्स कहते थे उनके क्वार्टर्स अलग होते थे और ग्रुप नाम दिया गया पल्लन्स, परियान्स, चक्किलियंस। इनके जो अलग स्ट्रीट होते थे, इनकी गलियां अलग होती थी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की कि किस तरह से सेग्रीगेशन देखने को मिलता है। मद्रास में देखा गया तो जो पालीज थे या जिनको हम एग्रीकल्चरलिस्ट भी कहते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे, ये दूसरे अलग से क्वार्टर में रहते थे, जिनके क्वार्टर को पाली तेरू बोला जाता था, पल्ली तेरू या पाली तेरू बोला जाता था। इन सम पार्ट्स ऑफ मराठा कंट्रीज, मराठा कंट्री, मराठा जो क्षेत्र था वहाँ के कुछ हिस्सों में देखा गया कि कास्ट हैव बीन अलॉटेड डिस्टिंक्ट क्वार्टर्स ऑफ द विलेज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ कास्ट, कि कास्ट जो है वो उनके नाम के आधार पे अलग अलग क्वार्टर्स बुक होते थे। तो देखिए कितने तरह का सेग्रीगेशन हमें दिखाई दे रहा है। ब्राह्मणिक सेरेमनीज आर ऑफ परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ रिचुअल्स। जो ब्राह्मणिक सेरेमनीज होती थी, जो उनके रीति रिवाज होते थे, वो 2 तरह के रिचुअल्स पे बेस्ड होते थे। वैदिक तरीकों से होता था उनका रिचुअल्स और पुरानिक तरीकों से। अब देखिए मैंने वहां पर सेग्रीगेशन बताया सिविल, और अब मैं रिलीजियस एस्पेक्ट का बता रही हूँ कि जो रिचुअल्स होते थे वो 2 तरह के होते थे, वैदिक और पुरानिक। वैदिक जो होते थे वो वैदिक मंत्रास पे डिपेंड होते थे, पूरी तरह से बेस्ड होते थे, और जो पुरानिक तरीके से जो रिचुअल्स होते थे वो बेस्ड ऑन द लेस सेनिसिटी, मतलब लेस सेंटिटिटी से गवर्न होते थे, मतलब कि उसमें पवित्रता कम रखी जाती थी। तो मतलब क्या कि ये जो वैदिक तरीका होगा इसको हायर कास्ट एडॉप्ट करेगा हायरार्की में जो ऊपर है, और जो पुरानिक तरीका होगा रिचुअल्स को, उसको हायरार्की में जो नीचे होंगे वो अपने रिचुअल्स को इन तरीकों से निभाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पूजा पाठ रिचुअल्स को भी 2 तरीके से निभाया जाता था अकॉर्डिंग टू कास्ट। ठीक है, मोस्ट सेक्रेड लिटरेचर कैन नॉट बी स्टडीड बाय शूद्रास। शूद्रास के थ्रू जो ज़्यादा पवित्र ग्रंथ होते थे उनको पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी।
कुछ जो सेक्रामेंट्स होते थे वो उसको ब्राह्मण्स के अलावा कोई और कास्ट परफॉर्म नहीं कर सकता था। नो कास्ट कैन एम्प्लॉय एनी अदर प्रीस्ट देन द ब्राह्मण्स विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। क्या होता था कि कोई भी जो जाति होती थी वो धर्म का मतलब जो प्रीस्ट का काम नहीं कर सकती थी, सिर्फ ब्राह्मण ही प्रीस्ट का काम कर सकते थे। यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस देखा गया है। एक्सेप्शंस क्या देखा गया है कि जो मद्रास के आर्टिसंस थे, गोल्ड स्मिथ कास्ट ऑफ मराठा रीजन, ये कुछ फ्यू एक्सेप्शंस हैं, ये काम कर सकते थे प्रीस्ट का। द इम्प्योर कास्ट एंड द पर्टिकुलरली द अनटचेबल कैन नॉट एंटर इवन द आउटर पोर्शन ऑफ द टेम्पल। और टेम्पल में भी आप जानते हैं कि मंदिरों में भी जाना निषेध था। जो इम्प्योर कास्ट होते थे वो, या जो अनटचेबल्स, मेनली जो अनटचेबल्स होते थे, उनको मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी। तो इस तरह से आपने देखा अलग अलग सेग्रीगेशन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है लैक ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइसेस ऑफ ऑक्यूपेशन, कि किस तरह से ऑक्यूपेशन जो था वो कैसे अनरिस्ट्रिक्टेड था। ठीक है, मतलब ऑक्यूपेशन हैव बीन फिक्स्ड बाय द हेरिडिटी के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन फिक्स्ड हो जाता था। जो जिस जाति में जन्म लेता था उस जाति के जो मेन ऑक्यूपेशन थे वो उन्हीं को परफॉर्म उनको करना होता था। जनरली दे हैव नॉट बीन अलाउड टू चेंज देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। Upper caste people like Brahmins are free to opt for study of religious books, while this cannot be done by other classes. जो दूसरे धर्म के मतलब कास्ट के लोग थे, हायरार्की में जो नीचे के कास्ट के लोग थे, उन्हें जो रिलीजियस बुक्स होती थी उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वो जो उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होता था वो उसी को परफॉर्म कर सकते थे। ऑक्यूपेशन लाइक ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर, लेबरिंग इन द फील्ड एंड डूइंग मिलिट्री सर्विसेज, मोस्ट कार्वर्स सपोज टू बी एलिजिबल फॉर एनी ऑफ देम। मतलब ये जो अलग अलग व्यवसाय था इसको अलग अलग जातियों द्वारा करने को मतलब एक नियम था उसको करने को। चॉइसेस ऑफ ऑक्यूपेशन, वही जो मैंने बताया कि जातियां दूसरी जाति के सदस्यों को भी अपनी जाति के धंधों के अतिरिक्त अन्य धंधों को ग्रहण करने की अनुमति नहीं देती थी। मतलब एक जाति के जो सदस्य होते थे वो अपने जाति के लोगों को ही कहते थे कि नहीं, आपका जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है आपको वही करना है, आप दूसरे ऑक्यूपेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसको कहा गया है, इसको जो टर्म दिया है उन्होंने दिया है रेस्ट्रिक्टिव रेगुलेशंस। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग को टर्मिनोलॉजी भी याद करनी होगी। रेस्ट्रिक्टिव रेगुलेशंस, तो आप समझ गए इस चीज को। और इसी रेस्ट्रिक्टिव रेगुलेशन से जो प्रीस्टली प्रोफेशन है, जो पूजा पाठ का प्रोफेशन है, उसमें जो ब्राह्मण्स की मोनोपोली आज भी हमें दिखाई देती है वो इसी रेस्ट्रिक्टिव रेगुलेशंस के ही कारण दिखाई देती है। ऐसा सोचा समझा जा सकता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फूड, ड्रिंक्स एंड सोशल इंटरकोर्स, कि खाने पर भी पाबंदी थी। कैसे है कि देखिए दो तरह के खाने होते थे, कच्चा फूड एंड पक्का फूड। ये तो आप भी जानते हैं। कच्चा फूड और पक्का फूड में डिफरेंस आपको पता है। आप भी सोचते होंगे ना, जैसे कि कई जगहों पे हम कच्चा फूड खाने पे दूषित मान लिए जाते हैं। जैसे किसी के घर मान लीजिए मृत्यु हुई रहती है और आप जा करके कच्चा भोजन नहीं खा सकते। पके भोजन में कोई दोष नहीं है, कच्चे भोजन में दोष है, ऐसा माना जाता है। तो कच्चा फूड क्या होता है, जो कि पानी से बनाया जाता है, और पक्का फूड घी से बनाया जाता है जिसमें पानी की जरूरत नहीं होती है। तो द प्रैक्टिस इन द मैटर ऑफ फूड डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड बेल्ट्स, ये जो अगर हम प्रैक्टिस देखेंगे तो ये दो तरह के बेल्ट्स में डिवाइडेड है। और इस आधार पे मतलब कच्चा फूड और पक्का फूड इस आधार पे डिवाइडेड है। और इस आधार पे हम जो कास्ट है, जो जाति है, उसके 5 समूह हम देखते हैं। ठीक है, 5 समूह हम देखते हैं। 5 समूह में हम क्या देखते हैं, 5 समूह में देखते हैं कि ट्वाइस बॉर्न कास्ट, सबसे पहले तो ट्वाइस बॉर्न कास्ट है द्विज जाति। द्विज जाति जिसको कहा गया है, अगर हायरार्किकल सिस्टम में देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज जाति कहा जाता है। तो द्विज जाति। दूसरा दोस्त, मतलब किसके आधार पे, मैं फूड और ड्रिंक्स के आधार पे बात कर रही हूँ, खाने और जो पीने पे प्रतिबंध है उसके आधार पे हमारी पूरे भारत में 5 जातीय समूह दिखाई देते हैं। पहला तो जो द्विज जाति। दूसरा दोस कास्ट एट हुज हैंड्स द ट्वाइस बॉर्न कैन टेक पक्का फूड, वो जाति
जिनके हाथ से द्विज जाति पक्का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, कोई जाति है उनके हाथ से जो द्विज जाति वाले हैं वो पक्का खाना खा लेते हैं। तीसरी जाति हमें क्या दिखाई देती है कि दीज कास्ट एट हुज हैंड द ट्वाइस बॉन्ड कैन नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड्स ऑफ फूड। तीसरी ऐसी जाति है जिनके हाथ से ब्राह्मण्स किसी भी तरह का खाना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट मेक टेक वाटर, बट वो पानी ले सकते हैं। ठीक है, मेक टेक नहीं, मे टेक है, ये यहाँ पर गलत लिखा है, मे टेक वाटर, तो वो पानी ग्रहण, जल ग्रहण कर सकते हैं। चौथी जाति समूह क्या है, जो अनटचेबल्स नहीं है, कहीं से अनटचेबल्स नहीं है, बट उनके हाथ का जो द्विज जाति है वो पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। और पांचवी जो ऐसी जातियां हैं जिनके तो स्पर्श मात्र से ही अगर टच भी हो जाए, जिनका शैडो भी पड़ जाता था, तो जो ये जाति अपने आप को दूषित मानती थी, पांचवी ये कैटेगरी है। तो मेरे ख्याल से आपको कास्ट, फूड और जो इस तरह का रेस्ट्रिक्शंस ऑन फूड, ड्रिंक्स एंड सोशल इंटरकोर्स, इसमें इस आधार पे आपको पूरे भारत में जीएस घूरे के स्टडी के आधार पे 5 समूह दिखाई देते हैं। इन आधारों पे मेनली आप समझ गए होंगे। कच्चा फूड एंड पक्का फूड के बारे में मैंने यहाँ बताया है कि कच्चा फूड, एनी फूड इन द कुकिंग ऑफ विच वाटर हैज बीन यूज्ड, एंड द पक्का फूड, घी इज यूज्ड विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर। The idea about the power of certain castes to convey pollution by touch are not so highly developed in northern India as in southern India। इस पॉइंट को बड़े अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि जो ये जो टचबिलिटी हमें दिखती है ना, जो अनटचबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट दिखता है, छुआछूत वाला, वो नॉर्दर्न इंडिया के अपेक्षाकृत सदर्न इंडिया में ज़्यादा मजबूती से दिखाई देता है। मतलब सदर्न इंडिया में जो छुआछूत और ये सारे मैटर्स थे वो ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं। घुरिये ऑल्सो डिस्क्राइब द कास्ट सिस्टम ऑफ बंगाल। बंगाल के भी कास्ट सिस्टम को घुरिये ने एक्सप्लेन किया। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लाने की कोशिश की हूँ क्योंकि पूरी किताब का पूरा मैटर तो नहीं पॉसिबल था लाना आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर मतलब मैक्सिमम चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की हैं कि उन्होंने बंगाल के भी कास्ट सिस्टम को डिस्क्राइब किया। और इन्होंने बताया कि जो बंगाल में हमें कास्ट सिस्टम है या जो बंगाल में जाति है वो हमको 2 समूहों में बटी हुई दिखती है, द ब्राह्मण्स एंड द शूद्रास। सिर्फ 2 समूहों में दिखती है, ब्राह्मण्स में और शूद्रास में। ठीक है, अगेन फिर शूद्रास हमें 1 2 3 4 में डिवाइड दिखते हैं। क्या क्या, फिर से मैं बोल रही हूँ कि अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई समस्या होगी तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। पहला है द सत शूद्रा, दूसरा है जली चरण्य शूद्रा, तीसरा है जली बय भर्य शूद्रा और चौथा है अस्पृश्य शूद्र। ठीक है, द सत शूद्र, दूसरा जल चरण्य शूद्र, ये क्या थे कि ब्राह्मण्स एंड अदर हायर कास्ट कैन टेक वाटर। इनसे जो ब्राह्मण्स थे वो पानी, या जो और हायर कास्ट थे मतलब ट्वाइस बॉन्ड जो कास्ट थे वो इनसे पानी इनके हाथ का ले लेते थे। पर जो तीसरी कम्युनिटी थी जली बय भर्य शूद्रा, गलती हो गई होगी तो माफ करिएगा, ये उनके हाथ का पानी भी नहीं लेते थे ट्वाइस बॉन्ड। और अस्पृश्य शूद्र तो इतने इनको इम्प्योर माना जाता था कि ये अगर गंगा के भी जल को छू ले तो इसे पॉल्यूटेड माना जाता था, ऐसा कंसेप्ट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एंडोगैमी। एंडोगैमी को भी बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने एक्सप्लेन किया, कई जगह के विवाह सिस्टम को इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, पर मैंने यहाँ पर इतना नहीं लिखा है। एंडोगैमी आपको पता है अंतर्विवाही होता है कि जो मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स हुज फीचर्स आर डिस्क्राइब्ड बाय घुरिये फर्दर डिवाइडेड इनटू सब कास्ट। इन्होंने कहा कि जो कास्ट है, देखिए इसको बड़े अच्छे से समझिएगा आप लोग। यहाँ पर एक मिनट मैं कलर और थोड़ा सा अच्छा ले लूं। जैसे कास्ट है, ठीक है, कास्ट हमें सोसाइटी में दिखाई देता है। ये कास्ट हमारा हमें अगेन बहुत सारे सब कास्ट में बटा हुआ दिखाई देता है।
ठीक है, बहुत सारे सब कास्ट में ये कास्ट हमें बटा हुआ दिखाई देता है। आप देख लीजिए, आप किसी भी कास्ट में देख लीजिए, वो कास्ट अगेन बहुत सारे सब कास्ट में डिवाइडेड है। और इस सब कास्ट में भी एंडोगेमी का प्रचलन चलता है। जैसे अगर हरिजन है, हरिजन में भी बहुत सारे सब कास्ट हैं, उनमें भी एक दूसरे में विवाह नहीं होता, अपने ही कास्ट में विवाह होता है। ब्राह्मण भी बहुत सारे ब्राह्मण हैं, पर हर ब्राह्मण का अपने ही ब्राह्मण में विवाह होता है। ऐसा नहीं है कि अब आज के दौर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो नियम था उसकी बात कर रही हूँ। ऐसे सिस्टम थे। तो आप देखिए कि एंडोगेमी में पहले उन्होंने बताया कि कास्ट होता था, कास्ट के बाद बहुत सारे सब कास्ट होते थे, एंड एवरी सब कास्ट फॉरबिड्स इट्स मेंबर टू मैरी पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड। और हर कास्ट में मनाही होती थी कि आप दूसरे कास्ट में शादी नहीं करेंगे। इसे हम अंतर्विवाही प्रथा कहते हैं। और ये एसेंस था कास्ट सिस्टम का। आज भी कास्ट सिस्टम्स का ये एसेंस है। माना जाता है कि जिस दिन एंडोगेमी खत्म हुई, कास्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसीलिए कई लोगों ने जो कास्ट सिस्टम के जो निगेटिव पॉइंट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा जिससे प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में, उसको ख़त्म करने के उपाय के लिए लोगों ने इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रेफरेंस दिया है कि अगर इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत तेज़ी से चले तो कास्ट सिस्टम डेफिनेटली कम होती हमें दिखाई देगी। कुछ फ्यू एग्जेम्पशंस हमें दिखाई देते हैं, जैसे इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स कोट किए हैं, बट मैं यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके आई हूँ पंजाब का, कि स्पेशली इन हिल्स अ मैन ऑफ ए हायर कास्ट कैन टेक वाइफ और गर्ल फ्रॉम द लोअर कास्ट। कि जो वहाँ पर पंजाब में जिसे हम हाइपरगैमी मैरिज भी कहते हैं। जब हम अलग से मैरिज का टॉपिक कभी पढ़ेंगे तो हम कई तरह के टाइप्स ऑफ मैरिजेस में पढ़ेंगे, हाइपरगैमी, हाइपोगैमी, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, ये सारी चीज़ें अलग अलग हम पढ़ेंगे। तो पंजाब में जो स्पेशली इन हिल एरियाज, वहाँ पर जो व्यक्ति पुरुष होते हैं वो हायर कास्ट के पुरुष जो हैं वो वाइफ या गर्ल लोअर कास्ट से लेकर के आते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमें कई जगह पे दिखाई देते हैं, बट ऐसा नहीं है। एंडोगैमी को ही एसेंस कास्ट सिस्टम का माना गया है। तो आपने बहुत ही डिटेल में सारे चीज़ों को पढ़ा। पूरे घुरिए के जो कास्ट सिस्टम है उसको मैंने पूरे डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको होपफुली ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये समझ में आ गए होंगे। तो जब भी हमें कास्ट सिस्टम को एक्सप्लेन करना होगा, मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ। लंबा ये था, वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो क्या करें कि एक एक टॉपिक तो पूरा करना है ना। हम लोग वैसे नाच गाने और ब्लॉगिंग वाले तो है नहीं कि हम लोग इस तरह से फटफट छोटे छोटे वीडियोस भी बना लें। एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कराना ही है। तो ये पूरे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। उस देख करके हम लोगों को पूरा ये समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग को ये घुरिए के कास्ट सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। तो होपफुली आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग जैसे मोटिवेट करते हैं, प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहिए अपने कमेंट से, लोगों से शेयर करिए और हौसला देते रहिए ताकि काम करने का मन भी करे हम लोगों का। और काम ही एक टीचर का पढ़ना और पढ़ाना, तो एजुकेशनल वीडियोस को आप लोगों को सपोर्ट करना ही चाहिए। चलिए रखती हूँ फिर, बाय बाय, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा।